हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं आपकी प्रश्नावली 1.3 और प्रश्नावली 1.3 के अपन मेन क्वेश्चन न करके उससे पहले एक प्रमेय दी हुई है। एक प्रमेय 1.4 दी हुई है। ये बहुत ही फेमस प्रमेय है और लगभग एग्जामों में ये पूछी जाती है। तो इस हिसाब से अपन क्या है, ये सबसे पहले इस प्रमेय को करेंगे। इस प्रमेय का क्या है, अपने को प्रूफ करना है, यानी इसको सिद्ध करना है अपने को कि क्या प्रमेय क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपने को पता तो है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करें, तो आइए मैं करता हूँ सिद्ध और आप देखिए किस प्रकार से करते हैं सिद्ध। इसको बहुत ही ईजी सा है, कोई नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और क्या है इसमें कि अपन ये अपने को पता है √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको क्या उल्टा मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानते हैं, √2 एक परिमेय संख्या है। कैसे मानते हैं देखिए, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसका क्या है, प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ कह दो या उपपत्ति लिख कर दो, प्रूफ लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, मान लेते हैं। क्या है माना, क्या माना, √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये मान लेते हैं। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है तथा माना √2 बराबर p/q। ये परिमेय संख्या है, तो क्या अपने इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माना √2 बराबर p/q, जहां यहां लिख देते हैं, जहां क्या है, जहां p तथा q पूर्णांक हैं, जहां p तथा q पूर्णांक हैं एवं q का मान 0 के बराबर नहीं। सबसे पहले क्या किया, अभी अपन ने √2 को क्या एक परिमेय संख्या माना है। तो परिमेय संख्या माना है तो इसको क्या हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अपने को पता है कि p/q के रूप में अपन कोई भी परिमेय संख्या है उसको किस प्रकार से लिखते हैं, p/q के रूप में लिख लेते हैं। और जहाँ p तथा q होते हैं, p तथा q दो पूर्णांक होते हैं और q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ये तो वो परिमेय संख्या की परिभाषा ही लिखी है मैंने, और कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो तथा, और यहाँ आप मान लेते हैं तथा, यहाँ मानते हैं तथा माना p तथा q का एक के अलावा अन्य गुणनखंड है। अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब देखिए मान लेते हैं p तथा q का एक के अतिरिक्त अन्य क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड माना है अपने। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है, जैसे कोई भी संख्या होती है, अपने को ये ले लेते हैं कोई भी p/q की 2/4 ही मान लो, 2/4 ही मान लो। अब इसको क्या p/q के रूप की तो है, ये परिमेय संख्या भी है। वो 1/2 है, उसको 2/4 के रूप में भी तो लिख सकते हैं। 1/2 को क्या 2/4 के रूप में लिख सकते हैं। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो अंतर क्या रहा इसमें, तो क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसमें 2 ऊपर 2 नीचे, यानी ऊपर भी 2 नीचे भी 2 से भाग दिया जा सकता है। दोनों 2 से विभाजित है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। और यहाँ क्या है, 1/2 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अपने सबसे पहले ये माना p/q, तो p तथा q में अपन मान लेते हैं कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मान लेते हैं एक बार कि है कोई तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तब क्या करते हैं, तब इस उभयनिष्ठ
गुणनखंड, गुणनखंड से P तथा Q को विभाजित करते हैं। P तथा Q को क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। ऊपर नीचे उभयनिष्ठ गुणनखंड मान लिया कि वो संख्या P बटा Q के 2/4 थी, तो ऊपर भी 2 का भाग दे दिया, नीचे भी 2 का भाग दे दिया। क्यों कि ऊपर भी उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में 2 आ रहा है, तो 2 से ऊपर 2 में भाग दिया, नीचे भी 2 से भाग दिया, तो 1/2 आ गया मान लो। उसी प्रकार से ये P बटा Q में कोई भी P में किसी संख्या का भाग देंगे, Q में भी वही संख्या का यानी वही उभयनिष्ठ गुणनखंड का भाग देंगे, तो क्या है? एक अलग ही संख्या आएगी, अपने को पता नहीं क्या आएगी, पर अपन मान लेते हैं तब उभयनिष्ठ गुणनखंड P तथा Q से विभाजित करते हैं। अब क्या आया? अब √2 बराबर मान लो P में वो उभयनिष्ठ गुणनखंड का भाग दिया, तो क्या आया? A, और तथा B Q में कोई उस उभयनिष्ठ गुणनखंड का भाग देने पर क्या आया? B आया। ये मान लिया अपन ने, ठीक है। अब देखिए ये आ गया √2 बराबर A बटा B आ गया, जहां ये क्या आ गई? अब कोई भी A तथा B में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जहां A तथा B से अभाज्य संख्या, दोनों क्या से अभाज्य संख्या है, यानी ब्रैकेट में यानी से अभाज्य संख्या का क्या अर्थ है कि वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त तो कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 2 संख्या अभाज्य संख्याएं का अभाज्य संख्या क्या कब कहलाएगी? 2 संख्याएं जब उनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि A तथा B का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यानी A तथा B सहअभाज्य संख्या, यानी A तथा B का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ मैं क्या करता हूँ कि इसको A को इस तरफ B को इस तरफ ले जाता हूँ, तो √2 B बराबर है। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, भी वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करते, दोनों तरफ क्या करते हैं? वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए दोनों तरफ अपन वर्ग करते हैं, तो √2 का वर्ग करने पर क्या है? √ हट जाएगा, 2 का 2 रह जाएगा और B का B² हो जाएगा और बराबर A²। ये हो गया। अब देखिए, अब अपन ने यहाँ, अब इसको मैं 2 को उस तरफ ले जाता हूँ एक बार, A² यानी ये दो A² को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, तभी तो B² आएगा। यानी देखिए इस प्रकार से समझते हैं, जैसे 25 जैसे 20/2 बराबर 10, यही तो मतलब है। यानी यहाँ A² का मान लो 20 है और नीचे 2 का 2 है, B² का मान लो यहाँ पे क्या है? 10 है। ये मान लिया अपन ने। तभी उसी प्रकार से मतलब ये है कि A² को 2 विभाजित करेगा, A² को 2 विभाजित तो करेगा तभी तो B² आएगा, यानी 20 को 2 विभाजित करेगा तभी तो 10 आएगा। उसी प्रकार से यानी इससे ये पता चलता है कि 2 A² को विभाजित करता है। अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः 2 A² को विभाजित करता है, 2 A² को विभाजित करता है, 2 A² को क्या है? विभाजित करता है। और हम जानते हैं
हम जानते हैं कि यदि दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित। आप इतना नोट कर लीजिए अभी, उसके बाद आगे का मैं प्रोसेस करता हूं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, तो अपन ने पहले क्या कर लिया, इतना कर लिया कि यदि दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए को भी विभाजित करेगा। अगर ए को विभाजित करेगा तो क्या मान लेते हैं, माना ए को विभाजित करेगा तो माना ए बराबर 2c, यानी ए बराबर 2c मान लिया अपन ने। क्या मान लिया अभी, ए बराबर 2c मान लिया। और अपने को पता है अब ए का मान, जो पीछे अपन ने ये लिखा था, क्या लिखा था कि 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये अपन ने लिखा था वहां ए का मान रखने पर। तो माना ए बराबर 2c, अब ए का मान 2b स्क्वायर समीकरण में रखने पर, इसमें रखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2b स्क्वायर बराबर a की जगह 2c का स्क्वायर, यहाँ 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर हो गया। अब 2 का भाग इधर, 2 को इधर ले जाएंगे तो b स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 2c स्क्वायर। यानी यहां से अपने को पता चलता है कि जो है b स्क्वायर भी क्या है, 2 से विभाजित होगा, कि b स्क्वायर भी यहाँ पहले वाले में क्या आया था कि 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आया, तो इसका मतलब क्या था कि a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब b क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि b स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है। अतः 2 से विभाजित होता है अगर कोई किसी का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित होता है। जैसे ये मान लीजिए कि जैसे 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर क्या है, 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36। अगर 6 का स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, यानी 36 2 से विभाजित होता है, 18 आता है, तो 6 भी 2 से विभाजित होगा। 6 में 2 का भाग देने पर 3 आएगा, यानी 6 भी 2 किससे विभाजित होगा भाई, 6 भी 2 से विभाजित होगा। इसी का ये मतलब है कि अगर b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है तो b भी 2 से विभाजित होगा। यानी इससे क्या पता, पहले अपन ने देख लिया कि a भी 2 से विभाजित हो रहा है, b भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो मतलब 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड बन गए a तथा b का। और अपन ने क्या कहा था, अपन ने ये कहा था कि a तथा b से अभाज्य संख्या, इनका कोई एक के अतिरिक्त इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, पर हमें तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है। तो अतः a तथा
बी का ए तथा बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ए तथा बी का कम से कम एक गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो अपन ने क्या माना था कि ए तथा बी का उभयनिष्ठ एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, विरोधाभास हो गया। अपन अपने कथन का क्या है, विरोधाभास। तो अतः यहाँ कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। अपने द्वारा की कल्पना गलत है, इसलिए अपन ने क्या माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो अपनी क्या है वो परिकल्पना जो की थी अपन ने वो गलत सिद्ध हुई। तो यहाँ क्या होगा, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या। अपने तो परिमेय संख्या मानी थी, पर वो उसका क्या है, विरोधाभास, हमारी जो परिकल्पना थी वो गलत है निकली। तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप नोट कर लीजिए इतना। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो अब हम करने जा रहे हैं उदाहरण नंबर 9। तो पहले तो अपन ने ये सिद्ध एक परिमेय अपन ने सिद्ध कर ली थी कि सिद्ध करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार से एक उदाहरण के रूप में अब संख्या चेंज कर दी है। अब कह रहे हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध अपने को करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ये आप सिद्ध कीजिए। ये उसी तरह से होगा, बिल्कुल सेम। अब देखिए किस तरह से होगा, वो अपन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका उदाहरण या प्रूफ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, प्रूफ क्या है इसमें। सबसे पहले मान लेते हैं, उसमें भी क्या माना था अपन ने, √2 क्या है, एक परिमेय संख्या माना था सबसे पहले। और लास्ट में ये सिद्ध कर दिया था कि जो अपन ने कल्पना की है वो गलत की है, और इसी हिसाब से वो अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दी थी। उसी प्रकार से अपन इसको क्या मानते चलेंगे, पहले परिमेय संख्या मान चले। तो सबसे पहले क्या है, माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है तथा, और ये मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसको P/Q के रूप में लिखते हैं। तो √3 बराबर P/Q, जहां P तथा Q ऐसे पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है
तथा एवं q का मान 0। ये देखिए, ये अपन ने क्या मान लिया कि √3 एक प्रीमेय संख्या मान ली, और उसके बाद उसको प्रीमेय संख्या तो उसको p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं अपन, तो उसे √3 बराबर p बटा q लिख दिया। और p तथा q क्या पूर्णांक मानते हैं हर बार। ये कि प्रीमेय संख्या की परिभाषा से यही है कि किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में लिख लेते हैं अपन, और जो p तथा q क्या होती है, पूर्णांक होती है। अपन ने यहाँ सबसे पहले यही मान लिया है कि p तथा q ऐसे पूर्णांक है जिनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक के अतिरिक्त कोई उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी p तथा q सहअभाज्य संख्या है। वहां पे पहले अपन ने क्या मान, जो बाद में √2 के सिद्ध कर रहे थे उसमें a तथा b को सहअभाज्य माना था। पहले p तथा q को सीधा प्रीमेय संख्या मान लिया था, और फिर माना कि इनका कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मान लेते हैं। और यहाँ अपन सीधा ही मानेंगे कि इनका p तथा q का कोई अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है p तथा q में। ठीक है, अर्थात यहाँ ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं, अब देखिए अब क्या √3 बराबर p बटा q। ठीक है, अब इसको पक्षांतरण करते हैं इस तरह पे, q बराबर। अब देखिए अब क्या करते हैं, पहले वाले में कि ऐसे करके क्या किया था, वर्ग किया था, तो वर्ग करने पर वर्ग करते हैं सबसे, तो वर्ग करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 √ हट जाएगा, और क्या q का q² हो जाएगा, q का क्या हो जाएगा q², और p का p² हो जाएगा। तो ठीक है, इससे अब क्या पता चलता है कि जो है 3 वो p² को क्या विभाजित करता है, यानी अतः 3 p² को विभाजित करता। वहां क्या था, यहाँ 2 था और यहाँ a था, a² था, यहाँ 2 था, वहां क्या था 2b² बराबर a² था, तो 2a को क्या कर रहा, 2a² को विभाजित कर रहा था। तो यहाँ क्या है 3 p² को विभाजित करेगा, अतः 3 p² को विभाजित करता है, तब 3 p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा भाई, p को भी विभाजित करेगा। अब देखिए 3 p² को विभाजित करता है तो 3 p को विभाजित करेगा, तो क्या मान लेते हैं, माना यहाँ मानेंगे p बराबर क्या मानती है 3r मानता हूं मैं, कि 3r यानी p के एक गुणनखंड 3 है, यानी 3 p को विभाजित करता है, इसका मतलब p का एक गुणनखंड क्या है 3 है, यानी p को 3r के रूप में मान सकते हैं, ये माना मैंने। अब देखिए अब मान ये यहाँ रखते हैं समीकरण 1 से, यहाँ इसको क्या देते हैं समीकरण नाम, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में नाम ये p का मान रखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3q² बराबर 3r² का स्क्वायर। देखिए 3r² का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q² इज 9r², और ये q² बराबर 3r², ये q² बराबर 3r²। ये आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 है वो किसको विभाजित कर रहा है q² को, अतः 3 q² को विभाजित करता है, तब अब q² को 3 विभाजित करता है, तो अपन ने पहले वाले में देखा था अगर किसी के स्क्वायर को विभाजित करता है कोई संख्या, तो उस स्वयं संख्या को भी विभाजित करेगी, यानी एक स्क्वायर को विभाजित कर रही है कोई संख्या तो वो एक को विभाजित करेगी। अगर 5 को कोई विभाजित कर 5 के स्क्वायर को कोई संख्या विभाजित कर रही है तो वो 5 को भी विभाजित करेगी उसी प्रकार से। तो अब देखिए
3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तब 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, तब करेगा। ये देखिए यहाँ तक अपन ने जो पहले वाला है √2 वाला वही सेम काम किया है यहाँ पे, यानी पहले तो 3p² को विभाजित करता है तब p को भी विभाजित करेगा 3, अब 3q² को विभाजित करता है तो 3q को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद अपन आगे करते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो अपन ने ये तो देख लिया कि 3 है वो p को विभाजित करता है और 3 q को विभाजित करता है, ये अपन ने देख लिया। तो अब क्या लिखेंगे कि अब लिखेंगे कि p तथा q का, या अब नहीं लिखे, p तथा q का एक कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, यानी p तथा q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ये अपन को ज्ञात हो गया, पर हम जानते हैं हमने ये माना था, पर हम जानते हैं, अपन ने जो माना था वही जानते हैं अपन। तो हम जानते हैं कि p तथा q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कि p तथा q का अपन ने जो सोल्व किया उससे तो पता चला कि p तथा q का एक और गुणनखंड 3 भी है, पर हमने जो माना था या हम जानते थे कि p तथा q दोनों सहअभाज्य संख्या, यानी इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पर यहाँ पे अपने को 3 गुण, तो अपना क्या विरोधाभास हो रहा है कथन में। तो अतः यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ हमें कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना त्रुटिपूर्ण का मतलब गलत है, त्रुटिपूर्ण है या गलत है। यानी हमें यहाँ क्या हो रहा है, अतः यहाँ हमें कथन का क्या विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो हमारे द्वारा जो कल्पना की गई थी वो क्या त्रुटिपूर्ण है या गलत है, यानी गलत सिद्ध हुई। अपन ने क्या कल्पना की थी, अपन ने कल्पना की थी कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है, तो त्रुटिपूर्ण है। तो उसमें प्रीमेय संख्या तो नहीं है, अपन ने ये माना था √3 एक प्रीमेय संख्या है, पर यहाँ वो कल्पना गलत है। तो अतः तो इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, अतः √3 एक अप्रिमेय संख्या, एक क्या है एक अप्रिमेय संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, लगभग कई बार एग्जाम में पूछ लेता है ये, और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए।